स्टार्ट करो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज केस टेकिंग के नए यात्रा पर चलते हैं। कल हम लोगों ने लाइफ स्टाइल को देखा था, हम लोगों ने चेंजेज इन लाइफ सिचुएशंस को देखा था। ये सारी भूमिकाएं को इसलिए बनाया जा रहा है कि हम लोग जब वास्तविक इंटरेक्शंस में आएंगे, पेशेंट के साथ में आएंगे, तो ये सब दिमाग हमारे बैकग्राउंड में होना चाहिए। ये केस टेकिंग के बैकग्राउंड में होना चाहिए। और इसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण बात होता है जो कि बैकग्राउंड में हमको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, वह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। तो आज हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर को देखना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व कितना है और इसको हम किस तरह से देख पाएंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को किस नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में तो अलग अलग मत हम लोगों के सामने में रहता है। कोई हम लोग शरीर के रचना को बस देखते हैं, मोटा है, दुबला है, पतला है, लंबा है, नाटा है, ऐसा दिमाग में रखते हैं। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रियलिटी के में जानना चाहिए कि क्या है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड मीनिंग को देखते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम लोग संविधान कहते हैं, है ना। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है कि वह एक ऐसा प्रारूप जिसके अनुसार वो रेगुलेशंस या नियमावली जिसके अनुसार आपका पूरा रचना चलता है। जैसे हमारा भारतवर्ष है और हम लोग के भारतवर्ष को गवर्निंग करने के लिए, चलाने के लिए भारतवर्ष का संविधान बना हुआ है। अब उसी संविधान के तहत ही गवर्नेंस होता है, माने संचालन होता है, और उसी गवर्नेंस को फॉलो करना होता है। अब उसमें होता है कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ नहीं फॉलो करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रेडिक्शंस बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रेडिक्शंस बनता है, और वह कॉन्ट्रेडिक्शंस जो है सो आपको बीमारी का कारण बनता है। तो हम लोग जब अपने शरीर के मामले में देखते हैं, लाइफ के मामले में देखते हैं, तो हर एक लाइफ का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन फैक्टर होता है। हर एक लाइफ का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर होता है, अपना उसका संविधान होता है, और उसी संविधान के तहत उसका शरीर भी होता है, उसका मन भी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम खाली शरीर नहीं बोल सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को खाली माइंड नहीं बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉमन फैक्टर है जो कि माइंड और बॉडी को दोनों पर रेगुलेट करता है और वो उस पर डोमिनेट करता है और उसको संचालित करने के लिए ले जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर शरीर चलता है और मन चलता है तो हमें उसे हेल्दी स्टेट कहते हैं, हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता है तो हम लोग डिजीज हो जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आगे चल करके हम लोग मेंटल सिम्टम्स पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग फिजिकल सिम्टम्स को, फिजिकल केस टेकिंग और मेंटल केस टेकिंग को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो उस दौरान हमें यह भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में कितना सामंजस्य है, कितना सामंजस्य। अब आइए कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग थोड़ा सा और इसके गहराई में जाने का कोशिश करें, क्योंकि जो कॉमन बात हो, जो सभी जगह पर लागू हो, सभी जगह पर हो, ऊपर मन में भी हो, शरीर में भी हो, इच्छा में भी हो, उसको हम लोग, और वह पूरा ओवररूलिंग फैक्टर्स होगा, है ना। जैसे नियम बनता है कि सभी कोई बाएं चलेंगे तो बाएं चलना एक नियम बन गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है ना। तो ये अधिकार जो जिसको कहते हैं कि राइट्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। तो हमारे शरीर को भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और माइंड को भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और उस राइट्स का, उस अधिकार का जो ऑबेंस होता है, वह ऑबेंस जो है, जो उसको पालन किया जाता है, उस पालन करने को हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करना होता है रोगी के विषय, रोगी के लाइफ सिचुएशंस को, अभी जैसे आप लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात कर रहे थे, एलिमेंट्री सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो ये सारे चीज जो हैं सो कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुरूप ही देखना है ना। सभी हमारा घूम फिर करके
हमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ए रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, एक व्यक्ति का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। अब देखिए व्यक्ति क्या होता है, एक मनुष्य क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट दैन द अदर इंडिविजुअल्स, माने हर एक आदमी एक दूसरे से भिन्न होता है। यार कहने का क्या मतलब हुआ, हर एक आदमी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, हर एक आदमी का अपना संविधान है और उसी संविधान के अनुरूप ही उसका है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग का जो जन्म हुआ है, हम लोग जब इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम लोगों को एक मिशन में आए हैं, एक लाइफ मिशन को 9th एफर्ज में जो लास्ट लाइन कहा, फॉर द हाईएस्ट पर्पस ऑफ आवर मिशन, 9th एफर्ज में ऑर्गेनन में जो कहा गया है, फॉर द हाईएस्ट पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे पृथ्वी पर आने के लिए जो सबसे उच्चतम गोल फिक्स किया हुआ है, उसी के लिए यह माइंड जो है सो हमारे बॉडी को रूलिंग करता है। माइंड और बॉडी का रूलिंग हम लोग के पास में है, उसी के लिए। माने माइंड क्यों बना है और बॉडी क्यों बना है, आपके हाईएस्ट पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के। अब हाईएस्ट पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, वही रेगुलेशन है, उसी के लिए आप बने हैं। आप सभी काम नहीं कर सकते हो, है ना, आप सभी काम नहीं कर सकते, जिस काम के लिए आप बने हो वही आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का मैं एक एग्जांपल मैं ये देना चाहता हूँ। कोई बच्चा पैदा होता है, अब उसे शुरू से क्रिकेट खेलने की आदत लगती है या उसके भीतर में चाहत होती है, और चाहत होती है, बार बार वो क्रिकेट खेलता रहता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, बचपन में तो माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, चलो है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसे खाली क्रिकेट मैनिया उसको बना हुआ है। अब फादर पेरेंट्स जो हैं सो थोड़ा सा गंभीर होते हैं, उनको चिंता होती है कि मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, अब उसको क्रिकेट से उसका ध्यान हटाते हैं। उसका जो बना था वह उस प्लेयर के लिए, क्रिकेट के लिए जो बना था, अब वहाँ पर एक बिखराव होता है, कॉन्ट्रडिक्शंस होता है, और कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस होते हैं, उसके माइंड का बंटवारा शुरू हो जाता है। एक तो अपना विचार, अपना इच्छा, और दूसरा थोपा हुआ इच्छा। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस का डेविएशन शुरू होता है, और कॉन्स्टिट्यूशंस का जब भी डेविएशन होगा, आवाज नहीं आती, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब हम कैसे इसको पहचाने कि ये नेचुरल क्या है, प्राकृतिक क्या है, और ये चेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलावट नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरलैपिंग जरूर हो जाता है, माने जो है उसके ऊपर में एक कवरिंग हो जाता है, जिसको कि असलियत नहीं दिखलाई पड़ती है ना। जो वास्तविकता है, हेलो, वास्तविकता है वह दिखलाई नहीं पड़ती है। तो हमें अब ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग कैसे समझेंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए उसके हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा था, हम लोगों ने पहले का इतिहास देखा था। पहले के इतिहास में हमने क्या देखा था, तो हम लोग देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशंस को पहचाने कैसे। तो कई एक तरीका है। हम लोग पहले तो देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण। कल जो हम लोग देख रहे थे, इसके पहले एक जो चेंजेज, आपका लाइफ कैसे शुरू होता है, तो एक जेनेटिक पैटर्न पर कॉन्स्टिट्यूशंस का डिसाइड होता है। यानी कि तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स को देखने के लिए हमें उसका एक, जहां से कॉन्स्टिट्यूशंस का बुनियाद होता है उस पर ध्यान देना होगा, है ना। उस बुनियाद के तहत, यानी कि आपका जो फ्रेम बना, लाइफ का फ्रेम, ढांचा, है ना, जो ढांचा बना, उस फ्रेम को हमको देखना पड़ेगा। अब कोई पेशेंट आपके पास में आता है
और उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं नाटा हूँ, तो आप अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम देखिएगा तो वो उसका साइज ही वही बना हुआ है, कोई लंबा बना हुआ है, कोई अलग बना हुआ है। आप तो उसी ढांचा, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग कहते हैं कि एक जीवन का ढांचा है, उसको सोचने का ढांचा, उसके सब कुछ एक अनुरूप में होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए उसकी बुनियादी फैक्टर्स को देखना है। उसके बाद में उसके अंदर में जो एक्सीडेंटल के फैक्टर आते हैं, जो कि हम लोगों ने चेंजेज इन लाइफ सिचुएशंस को देखा था, एक्सीडेंटल और नेचुरल। उस समय में जो चेंजेज आते हैं, उसके तहत जो चेंजेज आते हैं, उस चीज़ को देख करके अब प्रेजेंट में आते हैं। और प्रेजेंट में हमें जो दिखलाई पड़ेगा वह क्या दिखलाई पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका जो पेशेंट है कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा स्टूल जो है, लैट्रिन जो है, सो कभी हरा होता है, कभी काला होता है, कभी पीला होता है, मैंने रोज एक जैसा नहीं होता है, बदल बदल करके होता है। और जब आप उसका मेंटल सिम्टम्स को देखते हैं तो उसके अंदर में क्या दिखलाई पड़ता है, कभी उसका माइंड भी जो है सो चेंजेबल है, स्थिर नहीं है। तो ये चेंजेबिलिटी माइंड में भी देख रहे हैं और आप स्टूल में भी देख रहे हैं। तो ये जो फिजिकल और मेंटल दोनों जो है चेंजेबिलिटी, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न हो गया, समझ गया ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न हो गया, यानी कि ये इसका ओवर रूलिंग फैक्ट। दूसरा चीज की कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के हो जाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज नहीं होगा और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि चेंज हो जाएगा, जो कि बनावट है। जैसे आपका शरीर का लंबाई, शरीर का कुछ जीवन का कुछ अंग, वो एकदम नहीं बदलता है। तो अनचेंजेबल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चेंजेस आते हैं समय के हिसाब से और इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसके अंदर में बदलाव आता है। तो समय और इन्वायरमेंट के हिसाब से जो बदलाव आता है वह आपको डिजीज फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो रोग होने वाला कारण होता है उसके आधार पर वह आधारित होता है। तो हमें जब कॉन्स्टिट्यूशंस का देखना पड़ता है, पेशेंट से जब लक्षण लेते रहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसके जो स्थिति है। जैसे हम लोग रोगी से पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ से डर लगता है, तो कहता है कि हमको बिल्ली से डर लगता है। अगर बिल्ली से डर लगता है, उसका जन्मजात बात होगा और आज भी बिल्ली से डर लग रहा है, तो ये चेंज नहीं हुआ ना, पहले से चला रहा था, आज भी वही है। वह गुस्से वाला आदमी था, आज भी गुस्सा में है, बचपन से लेकर के उसकी प्रवृत्ति गुस्सा में है। कम बोलने वाला है, बचपन से लेकर के अभी तक कम बोलने वाला है। लेकिन परिस्थितिवश अगर उसके अंदर में बोलचाल में पहले बहुत कम बोलता था, अब ज़्यादा बातूनी हो गया, ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, पहले कम गुस्सा आता था, अभी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, या पहले गुस्सा बहुत आता था, अब गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि कुछ जो बेसिक फैक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं, ये चेंजेबल कॉन्स्टिट्यूशंस का जो भाग बदल सकता है उसके उस पर है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हो जाता है। और कुछ जो भाग नहीं बदलता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, वह उसको लिए कॉन्स्टिट्यूशंस का सबसे मजबूत भाग होता है, क्योंकि यह मजबूती के कारण ही आप जिंदा रहते हो। कॉन्स्टिट्यूशंस का मजबूती जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस का मूल ढांचा ही बिगड़ जाए तो आपका जिंदा रहने का अवसर खत्म हो जाता है, आप गिर जाते हो। इसलिए मूल ढांचा जो है अगर वही है होता है जो कि स्ट्रांग होता है और जो बदलता नहीं है, तो हमें रोगी में यह खोजना होता है कि कौन सा जो है सो मूल ढांचा है इसका, माइंड में, बॉडी में कौन सा चीज है जो कि मूल ढांचा है, जिसके आधार पर यह इसका जीवन स्थिर है। आप इतना बीमार की अवस्था में भी वह उसका एलाइव है, इस चीज को देखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपको मदद करेगा टोटलिटी में। तो टोटलिटी जब आप बनाने लगोगे तो उस समय हमें दो चीज देखना होता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट जो है जो बदल गया और कौन सा नहीं बदला, और दोनों को जब हम लोग मिलान करते हैं तो हमारा वह टोटलिटी कंप्लीट बनता है। तो ये मैं आज आपको इस बात का जानकारी इसलिए देना का कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप लक्षण का जब अध्ययन करते रहेंगे, रोगी का पूछताछ करते रहेंगे, तो यह भी दिमाग में रख करके रखेंगे, ये बात दिमाग में पहले रहेगा, तो सिम्टम्स का कंपैरिजन अचानक आपके आप में होने लगेगा, है ना। सिम्टम्स का कंपैरिजन अचानक होने लगेगा। तो एक मूल ढांचा, एक होता है कि टाइम के साथ में नेचुरल चेंजेस और एक होता है अननेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस मतलब कि
परिस्थिति, जैसे आप बच्चा से बड़े हुए, बड़े से जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए, दिस इज नेचुरल चेंजेस जो हम लोग कल देख रहे थे उसके पहले वाले में। और उसके बाद में आता है कुछ अननेचुरल चेंजेस, और अननेचुरल चेंजेस का जो पार्ट होता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो ये चीज को, तीनों बात को, तीनों माने 3 लेयर में, कॉन्स्टिट्यूशंस को एक लेयर में नहीं देखेंगे हम लोग, 3 लेयर में देखेंगे। और फिजिकल और मेंटल के अंदर में कंपैटिबिलिटी, कॉमननेस को देखेंगे। तो जब हम सिम्टम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो मनुष्य के जीवन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें 2 तरह के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कॉमन सिम्टम, जनरल सिम्टम्स, और एक पर्टिकुलर सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स उसको बोला जाता है कि जो कि माइंड, बॉडी, फिजिक्स, पूरे लाइफ पर वह जनरल होता है, सभी जगह लागू होता है। और पर्टिकुलर सिम्टम्स होता है जब शरीर के किसी एक भाग पर लागू होता है, वह सभी जगह उसको नहीं खोजा जा सकता है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर सिम्टम्स और जनरल सिम्टम्स, तो जनरल सिम्टम्स जो होता है सो इक्विवेलेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो जाता है। इसीलिए हम लोग केस टेकिंग में या हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, ये जनरल सिम्टम्स का ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसका ज़्यादा महत्व देते हैं, और पर्टिकुलर सिम्टम्स का हम लोग कम महत्व देते हैं। लेकिन फिर अब यहाँ पर एक लेकिन फिर उठता है, कॉग्निटिविस्ट ने कहा केवल जनरल सिम्टम्स ही इम्पॉर्टेंट है, मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल, उसमें भी उन्होंने कहा फिजिकल जनरल बहुत इम्पॉर्टेंट है। केंट ने कहा कि नहीं, पेशेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वह पर्टिकुलर से भी आता है, क्योंकि एक मनुष्य जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट जो फीचर है खाली कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, उसके अंदर में जो पर्टिकुलर में भी बदलाव आता है वह भी उसका भाग है, शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक आर्सेनिकम का पेशेंट है और आर्सेनिकम के पेशेंट को पूरे शरीर में गर्म से आराम, चिली पेशेंट है, ठंडा से नहीं गर्म से उसका शरीर आराम होता है, लेकिन जब उसका हेडेक होता है तो उसे ठंडा पानी से या कोल्ड एप्लीकेशन से आराम होता है। आर्सेनिक का जनरल सिम्टम्स क्या है, वार्म एम्बुलेंस, और पर्टिकुलर सिम्टम्स यहाँ पर है एक और अंग जो है एक्सेप्ट, कहते हैं एक्सेप्ट हेड पेन, जो कि ठंडा से आराम होता है। तो जब आर्सेनिक का कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो आप कैसे बोलिएगा, आर्सेनिक पेशेंट्स आर चिली, आर्सेनिक पेशेंट तो चिली होते हैं जो कि बट हेड पार्ट इज वार्म, हेड पार्ट इज हॉट, शरीर पूरा शरीर चिली है, पूरा जीवन चिली है, केवल उसका सिर जो है सो गर्म है, ऐसे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो गर्म पार्ट क्या है, उसका दिमाग है, सॉरी हेड है, और बाकी पूरा है वो चिली है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसका ऐसे डिस्क्राइब, आर्सेनिक का कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट दैट गिव्स यू brings you the understanding of the reality of the patient's life, reality or on the governing factors, the law by which it is governed, उसका पूरे जीवन को संचालित करने वाला गवर्निंग फैक्टर्स है, और उसी के अनुरूप शरीर चलता है, उसी के अनुरूप शरीर चलता है। अब देखिए हम लोग एक बहुत कुछ पढ़ते हैं किताबों में और मेट्रिया मेडिका में, कहीं कहीं पर अटक जाते हैं। मार्गरेट ट्रायलर ने अपने मेट्रिया मेडिका में लिखा, कैलकेरिया कार्ड के विषय में फेयर, फैट एंड फ्लैबी लिखा है, और हम लोग कहते हैं फेयर, फैट एंड फ्लैबी कैलकेरिया कार्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है। जब ये बात हम लोग दिमाग में रखते हैं, फेयर, फैट एंड फ्लैबी, तो कैलकेरिया कार्ड में फिर और आगे पढ़िएगा तो इसमें इमैसिएशन और रिकेटी भी बहुत कॉमन है। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ से आ गया? अगर खाली फिजिकल सिम्टम्स है तो ये पर्टिकुलर इसमें कैलकेरिया कार्ड के तो ये लक्षण इसमें नहीं होने चाहिए थे ना, लेकिन तो है वहाँ पर इमैसिएटेड को भी। तो कहने का मतलब क्या है कि कैलकेरिया कार्ड का जब पूरा मेडिसिन को जब पढ़िएगा तो उसके अंदर में एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, वह है डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिसएप्रोप्रिएट। डिसऑर्गेनाइजेशन और डिसएप्रोप्रिएट माने अनुपात खत्म हो जाना, शरीर के जीवन का ऑर्गेनाइजेशन का अनुपात जो है सो वह बिखर जाना,
है ना। तो अनुपात बिखर गया। अनुपात बिखरता कैसे है? आपका शरीर का जो मोटापा देखिएगा, वह मोटापा विकृत जैसा दिखलाई पड़ेगा। कहीं पर ज़्यादा मोटा है, कहीं पर कम मोटा है, जिसको कि थुलथुला बोलते हैं, जिसको फ्लैबी बोलते हैं, फ्लैबी वर्ड का यूज किया, है ना। और रिकेटी में भी क्या होता है? पैर सूखा है, हाथ नहीं सूखा है, पेट बड़ा है, ये भी आपको देखने में डिसऑर्गेनाइज लग रहा है। तो दोनों बराबर हो गया ना। ये फेयर फैट और रिकेटी दोनों तो एक बराबर हो गया, दोनों डिसएप्रोप्रिएट फीलिंग्स वहाँ पर आ रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग से आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा ये बात। और इस चीज़ को तब आप ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो मैथमेटिका में आप पढ़ते हैं, तो इस चीज़ का आप अनुमान लगा सकेंगे कि क्यों कैलकेरिया का फेयर फैट एंड फ्लैबी है और क्यों कैलकेरिया का रिकेटी है, क्यों आर्सेनिकम हॉट पेशेंट भी है और आर्सेनिको कोल्ड भी एप्लीकेशन होता है, पल्सेट्ला क्यों थर्स्टी पेशेंट है और थर्स्टलेस पेशेंट है, और क्यों पल्सेट्ला कई एक जगह पर थर्स्टी भी लिखा हुआ है। लाइकोपोडियम को मीठा क्यों अच्छा लगता है और कई एक जगह पर लाइकोपोडियम को मीठा क्यों नहीं अच्छा लगता है ना। ऐसे सोचना पड़ता है। आप मेरे रिपोर्टरी खोलिएगा ना, तो रिपोर्टरी में कंफ्यूज हो जाइएगा। नेट्रम यूरोप में लिखा हुआ है कि सॉल्ट डिजायर, और जब एवर्सन में देखिएगा वहाँ भी सॉल्ट एवर्सन है। सॉल्ट एग्रेवेट में भी लिखा हुआ है, अम्रेट्स में भी लिखा हुआ है, तो सभी जगह पर है ना। तो सभी जगह पर लेकर के तो आप मैथमेटिका को कंफ्यूज हो जा रहे हैं रिपोर्टरी के माध्यम से। तो ये कंफ्यूजन इसलिए है कि हम उसको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर के चल रहे हैं, और जब उसको होलिस्टिक वे में लेके चलेंगे, हम उसके पूरे चीज को लेकर के चलेंगे, तो हम कहने ये रेगुलेशंस के हिसाब से किसी एक भाग में एक समय में उसको मीठा अच्छा लगता है, एक समय में मीठा अच्छा नहीं लगता है ना। एक समय में प्यास ज्यादा लगती है पल्सेट्ला को, एक समय में प्यास नहीं लगती है। तो थर्स्टलेस कह देना एक बुद्धिमानी नहीं होगा, है ना। इसे अलग अलग ढंग से देखने की बात होनी चाहिए। और ये हम लोग यही हमारा आज को कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में बताने का मेरा अभिप्राय था। कॉन्स्टिट्यूशन फैक्टर ही एक आपका सबसे बड़ा गाइडिंग फैक्टर होता है। अल्टीमेटली आप सारे लक्षण जब इकट्ठा करके आएंगे, तो उस इकट्ठा करने में आप जब सिम्टम्स का इवैल्यूएशन कीजिएगा, उस इवैल्यूएशन के क्रम में आप सिम्टम्स का जो बंटवारा क्लासिफिकेशंस करेंगे इवैल्यूएशंस करने के समय में, तो उस समय में आप जनरल सिम्टम्स को निकालेंगे, पर्टिकुलर सिम्टम्स को निकालेंगे और देखेंगे वह पर्टिकुलर सिम्टम्स कितना जनरल से भिन्न है। और जब उसको देख करके तब आप एक टोटलिटी ड्रॉ करेंगे, और वह टोटलिटी जो है सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और इस टोटलिटी में ये जो आपके सिम्टम्स जो है, इस टोटलिटी में आप उसके पास्ट हिस्ट्री को डालते हैं, उसके जेनेटिक हिस्ट्री को डालते हैं, यानी कि आप मैथमेटिक फैक्टर्स को डालते हैं, तो आपका टोटलिटी कंप्लीट टोटलिटी कहलाता है। कंप्लीट टोटलिटी वही होता है जो आपके भूतकाल को भी रिप्रेजेंट करता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, और आपके वर्तमान लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये और वर्तमान डेली लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को हमको दिमाग में रखिएगा, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत ही सरलता से, और मैं आज इस पर विशेष महत्व इसलिए देना चाह रहा हूँ केस टेकिंग के लिए। यह केस टेकिंग के लिए हमारा अभिप्राय ही होता है। हमें जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की ओर, मेरा लक्ष्य क्या है केस टेकिंग का, होम्योपैथी में हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ड्रॉ करें, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ड्रॉ करके उसी के माध्यम से हम दवा खोजने के लिए जाएं। उसी टोटलिटी के माध्यम से हम एक एक लक्षण लेकर के दवा खोजने नहीं जाते हैं। हम एक टोटलिटी का कंस्टिट्यूट कर लेते हैं, तो रोगी में 50 लक्षण देखे, 40 लक्षण देखे, और उसमें से कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव सिम्टम्स को चुन लेते हैं, और वह टोटलिटी का सिम्टम्स कहलाता है। और उस सिम्टम्स को लेकर के हम एक मैथमेटिका में और रिपोर्टरी के माध्यम से जाते हैं, और हमें एक दवा के पास में हम लोग पहुंच जाते हैं। यही हमारा रास्ता है, ये हमारा जर्नी है, यही हमारा मेथडोलॉजी है ना। केस टेकिंग से टोटलिटी लेना, और टोटलिटी से मेडिसिन का सिमिलिमम खोजना। सिमिलिमम सिम्टम्स का नहीं होगा, सिमिलिमम होगा आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का, है ना। सिम्टम्स का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का होगा तो सिम्टम्स का भी सिमिलिमम हो जाएगा,
तो सिमिलिमम की बात जो हमें करनी है वह सिमिलिमम का इंडिविजुअल सिम्टम्स से लेकर के एक ग्रुप ऑफ टोटलिटी सिम्टम्स के पास में पहुंचना और उस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के टोटलिटी को लेकर के हमें एक सिमिलिमम मेडिसिन को खोजना। ये हमारा जर्नी है, ये हमारा रास्ता है जो हम लोगों को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए खोजना है। ये छात्र हम लोगों को आज के विषय में आज इसलिए इस पर मैंने जो बोला कि सारा चीज़ को हम लोग लेकर के चल चुके, अब हम इस कगार पर आ गए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करना है और जब यह कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हो जाता है तो हम लोग इसके पास में पहुंच जाते हैं और ये हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। तो साथियों, आज हम लोगों ने इस छोटे से कंक्लूजन पार्ट पर आए हैं और अगले समय से हम लोग केस टेकिंग के एक एक एलिमेंट को लेकर चलेंगे, है ना। मेंटल एलिमेंट से शुरू करेंगे, फिर फिजिकल एलिमेंट्स को लेकर के चलेंगे और हम लोगों का तब जाकर के हम लोगों का केस टेकिंग का जो अध्ययन है वह समाप्त होगा। तो आज के लिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट एम। अभी वहाँ पर निर्णय पर आना है, यही बताएगा इसके। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सारा चीज़ है, पास्ट भी है, फैमिली भी है, प्रेजेंट भी है और उसका जेनेटिक पार्ट भी है, सारा चीज़ है यहाँ पर। और इन सभी चीज़ को लेकर के हम लोग पेशेंट के साथ में आगे बढ़ते हैं। यह हम लोगों के लिए एक संपूर्ण अध्ययन कहलाएगा होगा और यही केस टेकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए। तो आज इस थोड़े से समय के लिए हमने जो कोशिश किया है आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। संविधान का अगर आप समझ गए तो आपके लिए जीवन सरल हो जाता है, आपके लिए सुगम हो जाता है और दवा आपके लिए। और हर एक दवा, एक चीज़ को और दिमाग में रखना चाहिए, हर एक दवा का एक अपना संविधान होता है, हर एक दवा में एक अपना गाइडिंग प्रिंसिपल होता है और उसके साथ में पर्टिकुलर है। इसलिए जब आप मेडिसिन का भी अध्ययन करते हैं तो उसमें यह खोजने का कोशिश कीजिए कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन खाली शरीर से देखिए, उसका जो ओवर रूलिंग फैक्टर्स यानी कि जनरल सिम्टम्स इसके क्या है ना, जनरल सिम्टम्स इसके क्या है, फिर पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या है। अगर इस तरह से करिएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, तो दवा का पढ़ना भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, दवा का अध्ययन भी बहुत आसान हो जाएगा और रोगी का तो अध्ययन आप करना इसके माध्यम से सीख ही रहे हैं। तो इनको हम लोग दिमाग में रख करके हम लोग आगे का अधिक करेंगे। आज का लेक्चर को मैं इन्हीं बातों के साथ आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और हम लोग फिर अगले क्लास में फिर हम लोग अगले अंश के साथ में आएंगे। तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।